दूंगा। चलिए हम लोग आज एनसीईआरटी जो है न्यूमेरिकल की एनसीईआरटी उस पर डिस्कशन लाते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे, समझने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में थे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता था, केवल बस ऑर्डर ऐड करके निकाल लेना होता था। जैसे इसमें ऑर्डर 3/2 है, इसमें ऑर्डर 1 और 1 कर लोगे तो ऐड होकर 2 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसमें सेकंड पार्ट जो था वो सेकंड पार्ट में केवल ध्यान देना था। जब रेट इक्वल टू के ए बी की पावर 2 दे रखा था, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ जब रेट निकाल के दिखाओ कब, जब ए जो है वो कितना रिड्यूस हो जाए, ए रिड्यूस होके फाइनली इतना बचे। तो जब ए इतना बचे तो उस समय बी कितना होगा। अब बी उस समय कितना होगा, तो बी का जो कंसंट्रेशन दे रखा है वो तो इनिशियल दे रखा है। अब बी उस समय कितना होगा ये तो पता तब चलेगा ना, कि जब ये पता चल जाए कि बी कितना यूज हुआ है, तो वो तब पता चलेगा जब ए कितना यूज हुआ है। तो ए स्टार्टिंग में था 0.1 और फाइनली कितना है 0.06। तो यूज कितना हुआ है, जो यूज्ड ए है वो है 0.04। तो अगर तुम लोग यहाँ पर रिएक्शन को देख रहे हो तो रिएक्शन में आप देखते हो कि ए जितना यूज होता है बी उसका हाफ ही यूज होगा। ए अगर डबल यूज होता है तो बी हाफ यूज हो रहा है, उसका हाफ। तो मतलब अगर ए यूज हो रहा है 0.04 तो बी कितना यूज हो रहा होगा, 0.02 यूज हो रहा होगा। और बी स्टार्टिंग में कितना था, बी स्टार्टिंग में था 0.20। तो जो लेफ्ट बी है, बचा बी है, वो बचा बी कितना हो जाएगा 0.20, और कितना बी यूज हुआ है वो जब घटाओगे तो 0.18 आ जाएगा। अब रेट निकाल लीजिए, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे, ए 0.06 हो गया और बी की वैल्यू 0.18 हो गई। इसको सॉल्व करोगे आंसर मोल पर लीटर में आ जाएगा। ये मैं बता चुका था इसीलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका था, मैं इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी फास्टली आपके साथ दोबारा बात किया हूँ। आप सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आऊंगा। जिस क्वेश्चन में कोई डाउट है वो ध्यान से समझिएगा। पिछली क्लास में आप लोगों को एक धमकी गई थी, लेकिन तुम लोग डरे नहीं होगे, हमें मालूम है। कोई डरता भी नहीं हमसे आजकल, कि हमने कहा था कि फॉर्मूला याद किए बिना मत आना, लेकिन वो बेटा धमकी किसी दिन हम तुमको बताएंगे। अभी हम चाहते नहीं ना हमारा समय लॉस हो, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मेरे सामने अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4.3 कह क्या रहा है, थोड़ा एक बार पढ़ के देखिए सभी लोग। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4.3 पे आऊं तो 4.3 क्वेश्चन सीधा सीधा है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। देखते हैं कि क्या डायरेक्ट हो सकता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये पता चल गया। कह रहा है कि तुम रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दिखाओ N2 और H2 का। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब अभी एक आइडिया तुमको लगा कि यार इस न्यूमेरिकल में हमको, देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आप मस्ती के लिए अगर बैठे हो तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। जो मैं बोल रहा हूं पूरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन n नंबर ऑफ अपने आप बाद में लगाइएगा, लेकिन कैसे सोचा जाता है, कैसे हम जानते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। मैं थोड़ा सा स्पीड जरूर रखूंगा जिससे ज्यादा ज्यादा हो जाए। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई तुम रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब जब तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि यार रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो एक बात दिमाग में आएगी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन वाले शब्द तो कहाँ यूज होते थे, वो तो तब यूज होते थे जब रेट का एक्सप्रेशन लिखते थे। अच्छा, जब हम रेट का एक्सप्रेशन लिखते थे, यहां पर पहले इक्वेशन तो लिख लो। इक्वेशन क्या है, डिकम्पोजिशन की इक्वेशन है। किसका डिकम्पोजिशन है, अमोनिया का। अमोनिया माना डिकम्पोज हो रहा है। अब अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है तो चाहे आप ऐसे लिख लो 2 अमोनिया गिव N2 + 3H2। ऐसे ही तो तुम लिखते थे डिकम्पोजिशन की इक्वेशन। हो सकता है कि कई सारी किताबों में, कई सारी रेफरेंस में इसको ऐसे भी लिखा गया हो। तो देखिए किताबों में जो सॉल्यूशन दिया है आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, वो अपने हिसाब से आंसर देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, दोनों चीजें सही हैं। अभी हम नॉर्मल वे में चलेंगे क्योंकि इस तरीके की इक्वेशन आपको पता है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर चुके हो। मैं अटेंडेंस अभी नहीं लिया हूं, लास्ट में अटेंडेंस लूंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले चलो हम लिखते हैं इक्वेशन। रेट बराबर, तो रेट बराबर क्या जाएगा, माइनस का हाफ dNH2NH3 डिवाइडेड बाई dt। पहले ये टर्म आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा d डिवाइडेड बाई dt, फिर यहाँ पर N2 टर्म आ जाएगा मेरा प्यारा अच्छा, फिर यहाँ आ जाएगा 1/3 dH2 डिवाइडेड बाई dt। अब इस तरीके से रेट के जो टर्म है, रेट के जो एक्सप्रेशन है वो लिखे जाएंगे प्यारा बेटा। अब रेट के एक्सप्रेशन में पूछा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, तो आप लोगों को भी पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 का मतलब dN2 डिवाइडेड बाई dt है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन वो क्या है, dH2 डिवाइडेड बाई dt है। इतनी चीज आपको निकालनी है। अब आप इतनी चीज निकाल कैसे सकते थे, आप इतनी चीज मेरा प्यारा बच्चा तब निकाल सकते थे जब आपको रेट पता हो, लेकिन अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में तो रेट दिया ही नहीं है।
अब क्या किया जाए, कोई आइडिया किसी को, कोई किसी को हिंट समझ यहाँ पर रेट का के इक्वल रखेंगे क्योंकि जीरो ऑर्डर एक्शन ना, तो आर इक्वल टू के होगा। बिल्कुल सही, यही इसका हिंट है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। क्या हिंट और कॉन्सेप्ट है कि जीरो ऑर्डर के केस में मैंने आप लोगों को देखो बताया था, क्या जीरो ऑर्डर के केस में बताया था कि जो रेट होता है और रेट कांस्टेंट जो होता है वो सेम होता था, क्योंकि ए की पावर जीरो जो होती थी वो गायब हो जाती थी, रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल होता था। मतलब इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इस केस में रेट कांस्टेंट और रेट दोनों सेम लेके चलने पड़ेंगे जी। अब दोनों सेम है तो मतलब अब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हें ये निकालना है तो रिलेशन इसके साथ लेके चलो, ये इतना इतना रिलेशन लेके चलो। क्या लिखो, आर इक्वल टू डी अपॉन डी टी और एन टू, और रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब जो पहला पार्ट है वो तो जो आंसर है जो रेट कांस्टेंट है उसी के बराबर पहला पार्ट आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर जो होगा वो यही आ जाएगा भैया जी। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, आगे चलो। अब रेट कांस्टेंट जब इतना निकल के आ गया, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे माना मुझे निकालना क्या है, डी एच टू डिवाइडेड बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो आर को किसके साथ यूज करो, इसके साथ, तुम आर को इसके साथ यूज करो, तो आर इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 1/3 डी एच टू डिवाइडेड बाई डी टी। आपने इस तरीके से यूज किया, तो यहां से डी एच टू डिवाइडेड बाई डी टी मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना निकला 3 टाइम ऑफ आर, और आर तो के के बराबर है तो तुम 3 के भी लिख सकते हो, और जो के की वैल्यू दे रखी है वो यहां पर रख दीजिए, तो रेट निकल के आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये आपके सामने मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाएगी, यूनिट निकल के आ जाएगी। यहां जो तुम रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे तो उसकी यूनिट ये नहीं निकलेगी, हाँ यही है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक, आगे आंसर देखिए दोनों में। तो क्वेश्चन में बस एक छोटा सा हिंट था कि आर इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो मैं अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकता है क्वेश्चन के दौरान ही। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4.4 देखते हैं। अब 4.4 क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, बुक में ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, एक्स्ट्रा लेंदी दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, लेकिन यहां पर हम कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर यूज करेंगे, तो जब प्रेशर यूज करेंगे तो रेट बराबर कुछ ऐसे लिख लेंगे, ब्ला ब्ला करके बड़ी बड़ी बातें बोल दिया कि रेट को हम भैया कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रेशर ऑफ CH3 ओ COCH3, दिस इज एसीटोन, प्रेशर ऑफ एसीटोन की पावर 3/2। अब क्या कह रहा है कि भैया अगर हम प्रेशर को मेजर करें बार में और टाइम जो है उसको मेजर करें मिनट में, तो जरा आप यूनिट निकाल के दिखाइए, रेट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल के दिखाइए। कौन सी भैया बड़ी बात है, पहले तो हम रेट की यूनिट निकाल लेते हैं, रेट की यूनिट निकाल लो, तो रेट की यूनिट निकालिए। कोई लोग ट्राई करना चाहे तो ट्राई भी कर सकते हो, बताइए, ट्राई करके बताइए। नहीं ट्राई कर पा रहे हो तो चलो मैं बताता हूँ, चलिए मैं, हाँ देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी तो आर डिवाइडेड बाई नीचे प्रेशर आ गया CH3 COCH3 पूरे की पावर 3/2। अब आप याद रखो कि रेट जो होता था, रेट की यूनिट क्या होती थी बेटा, बाकी बच्चों किसी की स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही, सही दिख रहा है प्रॉपर? हाँ तो बेटा भव्या आप, हाँ कई लोगों को बेटा स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर, तो अगर किसी एक को भी दिख रहा है तो मेरे साइड से इशू नहीं होगा, फिर आपके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, क्योंकि जो भी हम यहाँ से आउटपुट जा रहा होगा वो किसी एक को भी अगर प्रॉपर गया है तो मतलब सबको जाएगा। अब देखो रेट का जो एक्सप्रेशन है, यहाँ रेट की यूनिट क्या होती थी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, इस तरीके से चलता था, लेकिन कंसंट्रेशन की जगह पर क्या यूज करना है, बार यूज करना है, तो यहाँ पर बार लिख दो, तो रेट बराबर बार हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड की जगह क्या लिखोगे, मिनट इनवर्स लिखोगे, बस यही है। तो देखो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, बार मिनट इनवर्स। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे देखो, लिख लो कैसे, आर इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर लिखोगे, अपॉन टाइम, प्रेशर की यूनिट देखो क्या है बार, टाइम की यूनिट क्या है मिनट, तो यूनिट क्या निकल के आएगी बार मिनट इनवर्स आ गई, चलो जी अच्छी बात है। तो अब हमें रेट कांस्टेंट की निकालनी, रेट की तो निकल के आ गया यूनिट, रेट कांस्टेंट में रेट की यूनिट रखो पहले ऊपर, बार मिनट इनवर्स रख दिया, हाँ ठीक है, अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, अरे जब पूछूंगा आराम से बताना फिर, ठीक है, तब आप ही को टाइम दूंगा। अब इसकी यूनिट प्रेशर है केवल, तो बार की पावर 3/2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा बार 1 - 3/2 मिनट इनवर्स, इसको भी सॉल्व कर लिया तो ये क्या बचेगा -2/2, तो बार इनवर्स मिनट इनवर्स, ये मैं आपके सामने यूनिट आनी चाहिए। मैं साइड में नहीं, कुछ गलत कर दिया सर, माइनस का हाफ बचेगा, ये 1 में से 3/2 घटेगा तो माइनस का हाफ बचेगा, तो बार माइनस हाफ मिनट इनवर्स, यही आंसर भी आ रहा है, तो मैं आंसर साइड में लिख रखा हूं,
मैं उससे मैच भी कराता चल रहा हूँ, ठीक है। तो 4.4 भी आपके बुक का क्वेश्चन है, आप आराम से कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4.5, ये देखिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा अगर 2 नंबर में आता है तो एलिब्रेटेड फॉर्म में काफी लिखेंगे कि रेट जो होता था वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, रेट कंसंट्रेशन जो होता था रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, रेट जो होता था वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, रेट जो होता था मेरा प्यारा बच्चा वो डिपेंड करता था नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था। रेट जो होता था वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। रेट जो होता है वो डिपेंड करता है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। ये इतने चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था, इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके बुकलेट में पता है, आप बुकलेट से कर सकते हो। रही बात बुकलेट की, जिनके पास बुकलेट ना हो तो केमिस्ट्री की सारी बुकलेट मैंने प्रिंट कर रखी हैं, जितनी भी मैंने केमिस्ट्री की बुकलेट प्रिंट कर रखी हैं। तो आप लोग संडे को एक टाइम में डिसाइड कर दे रहा हूँ, 2 से 3 के बीच में मैं किसी एक लड़के को भेज दूंगा हेड ऑफिस पे। तो हेड ऑफिस से वो क्या करेगा कि बुकलेट जो है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। आप हेड ऑफिस पे आइए, कोई भी लोग आ जाएगा, एक लड़का भेज दूंगा, वो का नाम लिख लेगा और आपको बुकलेट दे देगा। तो उसमें सारी 3-4 चैप्टर सारे हैं, तो ये चैप्टर को मिला के सारी बुकलेट है, तो आपको बुकलेट प्रॉपर मिल जाएगी। तो जिसको बुकलेट चाहिए तो मैंने उसका समाधान दे दिया है। मैं देखूंगा कि अगर फिजिक्स होगा तो फिजिक्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज केमिस्ट्री का तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.5 के बाद क्वेश्चन नंबर 4.6, बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में काफी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बड़े सिंपल, लेकिन मैं देखता हूं बच्चे तब भी नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर का है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो रेट इक्वल टू के ए की पावर क्या हो गया 2, ऐसे लिखोगे आप। रेट लॉ तो लिख ही सकते हो ना, क्योंकि ऑर्डर जब पता है आपको। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है पूछ रहा है कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कब, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दें। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर डबल कर दोगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आपने डबल कर दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लो के, तो यहां निकला 4a की पावर 2। देखिए लिखना ऐसे होता है, ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से लिख दोगे बस बोल दोगे। ये जो था वो पुराना रेट था, तो देखो ये जो नया रेट है वो पुराने रेट का क्या निकल के आया, 4 टाइम्स निकल के आया। और अगर मैं हाफ कर देता इसको तो क्या हो जाता, के ए की पावर a/2 की पावर 2, तो वही आ जाता 1/4 हो जाता, फिर वो a की पावर 2, तो नया रेट पुराने रेट का 1/4 हो जाता। तो इस तरीके से भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक में पहली बार तुम कुछ पढ़ रहे हो, बस प्रैक्टिस एक बार दोबारा करा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। एक बात अपने भेजे में दिमाग में अच्छे से सभी बच्चे बैठा लेंगे, तुम चाहे जितने टैलेंटेड हो, अगर क्वेश्चन लगाओगे नहीं अपने हाथ से तो एग्जाम में नहीं क्वेश्चन होगा और तुम कहीं ना कहीं तुमको प्रॉब्लम करेगा, फिर फंस जाओगे। आप अभी मत ज्यादा पढ़िए, मैं कहता भी नहीं कि ज्यादा पढ़िए, 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस टाइम अपना रखिए, वो आप देखोगे कि लोगों से तुम बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर तुम अभी भी उसी रिदम में हो कि यार हम बस केवल टाइम पास कर रहे हैं, अब ज्वाइन करना है तो करना है, पापा ने कोचिंग करा दिया है तो करना है तो करना है, बस इसलिए मजबूरी है, तुम मजबूरी के बेसिस पे करोगे तो सफर करोगे आप ही। आप आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है, लेकिन ईमानदारी से अलग से, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4.7, 4.7 कह रहा है कि बताओ जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट कांस्टेंट पे। रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, मैं बताया हूं कि जब ये क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर का है, उस बेसिस पे लिखोगे। अब माना वो पूछ रहा है कि क्वांटिटिवली कैसे लिखोगे, एक्सप्रेस करोगे, तो भैया रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ अरहेनस इक्वेशन के थ्रू डिसाइड होता है, ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर ए प्री एक्सपेंसिव फैक्टर है, आर रेट कांस्टेंट होता था। इसी में आप चाहो तो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आपको निकालना हो तो एक डेरिवेशन आपने किया था, log K2 अपॉन K1 EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, एक ब्रैकेट में आ जाता था 1/T1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाता था 1/T2। तो आप इसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। आप सीधे लिख सकते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट, वो मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये लैंग्वेज लिख दोगे, फिर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, काम आपका चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन है वो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है मतलब पावर 1, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है मतलब पावर 2। यही दिया हुआ है, देखो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आपको रेट इक्वेशन जो है वो लिखना है, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पहले तो आप रेट लॉ लिखो। पहले तो आप नीचे वाले क्वेश्चन जो है उनको पता करने की कोशिश करो, नीचे वाले क्वेश्चन करोगे तो भी आप लोगों को निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4.9 होगा ये थी मुझे, चलो
रेट इक्वेशन लिखना था तो रेट इक्वेशन लिख दिया तुमने। अब ये टर्म कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल का मतलब रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में चाहे लिखना हो तो लिख दो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस का डी आर अपन डी टी इक्वल टू इतना लिख दो, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इक्वेशन आपको नहीं पता है तो जबरदस्ती इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी तरीके से लिखोगे, आपको मार्क्स इतने पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अब कह रहा है कि रेट क्या होगा अगर हम कंसंट्रेशन बी का 3 टाइम कर दें। तो रेट क्या होगा अगर बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दें। ए का उतना ही रख रहे हैं, बी का केवल 3 टाइम कर रहे हो। तो बी का केवल 3 टाइम कर रहे हो तो 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। 9 के ए बी की पावर 2 आ जाएगा। ये जो था ये पुराना रेट था, तो नया रेट पुराने रेट का 9 टाइम हो गया। अगला पार्ट इसी का, क्या होगा रेट जब दोनों को डबल कर दें। तो ए को भी डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया। डबल करने से तुम खुद ही देख लो, जो भी कोफिशिएंट है उनको अलग करो। तो कोफिशिएंट अलग करो, हाँ 8 टाइम हो जाएगा। 2 इंटू 2 की पावर 4 और वही के ए इंटू बी की पावर 2। तो सीधा मेरा बच्चा देखो क्या निकला है, ये 8 टाइम पुराने रेट का नया रेट आ गया। इस तरीके से एक्सप्रेस करना सीखो, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जब तक करोगे नहीं तब तक खाली डर है, बाकी इसके बाद सब कुछ आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10। 4.10 जो है ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि ए और बी इनिशियल रेट दे रखा है। देखो रेट दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, इस तरीके का क्वेश्चन में बता रखा था। आप जनरली लिख लो आर इक्वल टू के, ए की पावर यहाँ क्या लिख लो एक्स और बी की पावर यहाँ पर क्या लिख लो वाई। इसे इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 मान लेने के बाद अलग अलग इक्वेशन बनाओ कि रेट जो है वो इतना होगा 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। कब, जब ए का कंसंट्रेशन 0.20 हो और बी का कंसंट्रेशन 0.30 हो। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट देखो रेट कितना है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक, कब, जब ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.20 और बी का कंसंट्रेशन कितना है 0.10। सेकंड थर्ड इक्वेशन। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, रेट जो है वो इतना है कब, जब ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.40 और बी का कंसंट्रेशन कितना है 0.05। तो ये देखो तुमने 3-4 इक्वेशन बना ली। मैंने इनका हिंट भी दिया था, अगर याद हो आप लोगों को, शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट कैसे लगाया जाता है, देखो आप अगर यहां पर देखो रेट सेम है भाई, इन दोनों में रेट सेम है और तुम कंसंट्रेशन किसका चेंज कर रहे हो, बी का चेंज कर रहे हो। मतलब तुम बी का कंसंट्रेशन बदल भी रहे हो लेकिन तब भी रेट देखो दोनों में सेम है। मतलब रेट जो है वो बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब बी की पावर 0। तो मतलब बी का जो ऑर्डर निकलेगा वो अपने आप 0 निकल के आ गया। देखो बी के मतलब वाई बराबर 0 ही निकलेगा, ये पक्का है। ठीक, अब y बराबर 0 निकल के आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में तुम रख के x निकाल सकते हो चाहे तो। ठीक, नहीं चलो चलो अभी नहीं निकाल पा रहे हो तो दूसरा तरीका देखो। अभी आप इसमें और रिलेट करो। इसमें देखो, इसमें तुम देख रहे हो कि b पे तो वैसे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट रेट b पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो b देखना नहीं है सेकंड केस में। आप यहां पर देखो कि रेट कितना बदल रहा है। यहां पर अगर रेट देखो तो कुछ आइडिया लग रहा है कितने गुना हो रहा है। कंसंट्रेशन अगर तुम डबल कर रहे हो, कंसंट्रेशन अगर तुम डबल कर रहे हो तो जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पावर -4 है। और कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये 14 टाइम, तो लगभग 3 टाइम हो रहा है मुझे लग रहा है। 5 से 15, हाँ तो लगभग 3 टाइम के आसपास हो जा रहा है। मतलब डबल करने पे रेट 3 टाइम हो रहा है, तो 3/2 के आसपास निकलेगा। वो चेक कर लीजिएगा। बाकी करोगे कैसे, देखिए ये तो शॉर्टकट हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका, लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी करना होता है। एग्जाम में तो कैसे करना है बताओ। अगर माना आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप उन दो इक्वेशन को डिवाइड करोगे जिनका y सेम है। देख लो किसका किसका y सेम है भाई, y किसका सेम है, y तो किसी का सेम नहीं है, तो पर समस्या है। पहले y निकाल लो। अच्छा एक काम करो कि y निकाल के काम करो, कोई लोग इसको ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। आ तो जाना चाहिए था। सब फोर्थ में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके अपना कंसंट्रेशन डबल करके सेम हो जाएगा। अगर किसी को हम डिवाइड कर दें, R1 अगर दो रेट को हमने डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया तो उससे क्या निकलेगा, उससे दो रिएक्शन का रेट निकल जाएगा R1/R2। 2 की पावर अल्फा बीटा। देखिए डायरेक्ट तो निकाल सकते हो कि 3/2 आएगा 0 आएगा, चलिए देखता कुछ ना कुछ निकलेगा।
देखो निकालो, क्या करो, मजबूरी है, फिर डिवाइड करो, किसी किसी को भी दो को डिवाइड करो, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, ठीक। अब इन दोनों को जब डिवाइड किया तो तुमने देखा के कट गया, ठीक, के कट गया, एक्स की पावर जो है वो तो निकाल ही सकते हो यार। पहले तो तुम क्यों ना एक्स निकालो, क्योंकि सॉरी पहले वाई निकालो, पहले वाई निकालो, क्यों, क्योंकि वाई आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जिनका एक्स सेम है। तो इन दोनों को डिवाइड करा दो, जैसे इन दोनों को डिवाइड करा, देखो कितना है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के, नीचे के 0.20 की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 0.20 की पावर एक्स। जिनका एक्स सेम होता है जब उनको डिवाइड कराते हैं तो वाई निकलता है। तो वो इतना पार्ट तो निकल के आ जाएगा, ये 0.10 की पावर वाई। अब ये इतना पूरा पोर्शन कट गया, यहाँ 1 आया, 1 इक्वल टू 3 की पावर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर कितना निकला, देखो 0 निकला। पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, पहले पार्ट में कुछ नहीं करना है। अब हमें पता लगा y की पावर कितनी निकली, 0। तो अब इसको सॉल्व कर लो, दूसरे वाले में इक्वेशन करो, 5.07 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1.43 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 0.20 की पावर x 0.40 की पावर x। अच्छा, दूसरे वाले टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी पावर 0 हो गया, इसकी पावर 0 हो गया, क्योंकि दोनों पावर 0 ने तो गायब ही हो गया। यहाँ कितना है 1/2 की पावर x, फिर x के लिए 1.5, हाँ वही आएगा। अब 1/2 इक्वल टू एक्स और डिवाइडेड बाई जो भी टर्म आए। अब चूंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो, ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में तुम कंपेयर कर सकते थे पावर को। तो यहाँ या तो पावर को कंपेयर करो, 1/2 की पावर में जो भी आए उसको 1/2 की पावर में कन्वर्ट करो तो 3/2 आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो 1/2 की पावर x इक्वल टू समथिंग है अगर, तो दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ लॉग लो, लॉग 1/2 की पावर x इक्वल टू 1 लॉग दिस, ऐसा दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये पावर है ये आगे आ जाएगा, तो x लॉग 1/2 0.5 इक्वल टू लॉग दैट, और इन दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ही आएगा। अब कुछ बच्चों को डर आएगा, सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का, वो केवल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन। आपको या तो लॉग की वैल्यू दे रखी होगी, देखिए आप ये दिमाग से निकाल दो कि वो कोई क्वेश्चन आएगा जो तुमसे नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हर वही क्वेश्चन वही आएगा जो तुम कर सकते हो। अब या तो लॉग की वैल्यू दे रखा होगा, हाँ आईएससी में दे सकते हैं क्योंकि लॉग उनके में कैलकुलेटर करना है, सीधे कर ले जाओगे। अदरवाइज नहीं भी है तो क्या कंपेयर करके निकाल कर सकते थे कैसे भी करके। तो ये एक बार आप ट्राई करो, इसके सिंपल वर्जन जल्दी हो जा रहे थे। यहाँ बस प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि जब हम निकालने गए x तो ऐसे दो टर्म नहीं मिले जिनका y सेम है, अगर y सेम हो जाता तो जल्दी हो जाता क्वेश्चन। ये थोड़ा सा वैसे कोई जरूरत नहीं है, y सेम तो वैसे भी है, पावर 0 है तो कट जाएगा, वैसे भी क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब इसकी पावर तुमको खाली रिलेट करनी है, पावर रिलेट कर ले जाओगे तो हो जाएगा अपने आप। चलिए इसको करिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, उसके लिए परेशान ना हो। देखिए क्वेश्चन करिए, हिंट मैं पूरी दे रहा हूं, अगर नहीं क्वेश्चन हो रहा है तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि समय का ज्यादा से ज्यादा यूज हो पाए। आप पहले ज्यादा से ज्यादा चैप्टर पढ़ लो, पढ़ लेने के बाद सब कुछ रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा, फिर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा कोई बचेगा ही नहीं हमारे पास। अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो आराम से बिना किसी समस्या के। अब मैं इसकी हिंट देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को खुद ही मालूम है कि सबसे पहले r इक्वल टू क्या लिखोगे, r इक्वल टू लिखोगे k, a की पावर x b की पावर y। जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट देख के लिख दोगे, क्योंकि तुम रेट लॉ लिख रहे हो, रेट लॉ में पता नहीं है कि x और y क्या होगा। इक्वेशन खुद ही बना लो, कैसे आएगा 6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k, जब a का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, b का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि जब a का जो कंसंट्रेशन है, a का कंसंट्रेशन कितना है 0.3 और b का कंसंट्रेशन कितना है मेरा प्यारा बच्चा इतना। अगला क्वेश्चन देखो, रेट कितना है 2.88, कब, जब a का कंसंट्रेशन कितना है 0.3 और b का कंसंट्रेशन कितना है 0. समथिंग। अगली क्वेश्चन देखो, रेट कितना है 2.40, कब, जब a का कंसंट्रेशन कितना है मेरा बच्चा 0.4, b का कंसंट्रेशन कितना है इतना। अब इसको मैं बहुत ज्यादा बताने के पक्ष में नहीं हूं, कारण ये है क्योंकि इसमें जब तुम्हें x निकालना है तो x निकालने के लिए उन दो को डिवाइड करो जिनका y सेम हो। देखो किसका y सेम है, सेकंड एंड फोर्थ,
चलिए अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं एक बार बता भी दे रहा हूं, आप डिवाइड करके देखिए 2.40 इंटू 10⁻⁻², नीचे डिवाइड कर दिया 6 इंटू 10⁻⁻³ इक्वल टू ये कितना निकलेगा के 0.4 की पावर x। बाकी लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कर डाले जिनको आता ही है, जिनको नहीं आता वो पूरा सॉल्यूशन देखे। के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। आप उन दो इक्वेशन को डिवाइड करते हो, ध्यान दो, जिनका y सेम है जब x निकालना हो। क्यों? क्योंकि y वाला पोर्शन कट जाता है, के तो कट ही गया, तो यहाँ देखो क्या आया 4 की पावर x, और ये देखोगे तो यहाँ कितना आएगा 4, तो यहाँ 4 की पावर कितना आएगा 1। कंपेयर करो तो x की पावर कितनी आ रही 1, तो देखिए पहला पार्ट हो गया। वहीं पे अगर तुमको अब माना क्या निकालना होता y, तो y निकालने के लिए उन दो को डिवाइड टू आ रही है, देख लेते हैं। अब y निकालना है तो y मैं चेक कर ले रहा हूं बगल में, y की पावर 2 आ रही है। हाँ, अब माना तुम्हें निकालना है दूसरा वाला केस। दूसरे वाले केस का मतलब कि y निकालना है, तो y निकालो जिनका x सेम है। x किसका सेम है? इन दो बीच वालों का, दोनों का सेम है। अब आप हमेशा कोशिश क्या करो, बड़ा अपन छोटा डिवाइड किया करो। तो 7.2 नहीं, बड़ा ये है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू डिवाइड कर दो भैया। जब आपने डिवाइड किया, अब इस बार तुमने देखा y निकालने चले हो तुम, और y निकालने चले हो तो x वाला पोर्शन सेम रखना पड़ेगा। x वाला पोर्शन सेम रखोगे तभी कटेगा, तो ये कट गया, ये कट गया। यहाँ देखो ये क्या आया, अंदर डिवाइड करोगे तो 2 की पावर y आ जाएगा, ये जब डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 2, तो यहां से y बराबर देखो कितना आ गया 2 आ गया। तो तुमने क्या देखा, तुम ऑर्डर तो निकाल लेंगे। अब रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ कैसे लिखोगे, r इक्वल टू के a की पावर 1 b की पावर 2, यही देखो रेट लॉ है। देख के नहीं लिख सकते हो कोएफिशिएंट, ठीक, नहीं तो गड़बड़ा जाता। अब इसी में एक पार्ट और पूछ रहा है, वो भी समझ लो। पूछ रहा है कि तुम रेट कांस्टेंट निकालो। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालें सब? रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जितनी भी इक्वेशन है चारों, कोई भी यूज कर लो, एनी वन, कोई भी तुम यूज कर लो। जैसे तुमने मैंने पहला वाला यूज किया, अब पहले वाले को यूज किया तो उसमें देखो तुम x की वैल्यू तो पता है ना, y की वैल्यू भी तुम्हें पता है, रख दो, के नहीं निकलेगा क्या? चारों में से किसी में भी तुम x और y की वैल्यू रख दो, चारों में से किसी में भी x और y की वैल्यू रखोगे, के तो निकल के आ जाएगा। रेट कांस्टेंट नहीं बदलने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, तो रेट कांस्टेंट सब में सेम निकलेगा। तुम ट्राई करके देख भी लेना, किसी भी इक्वेशन में x y की वैल्यू रखो तो रेट कांस्टेंट निकालो तो रेट कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो इसमें दो पार्ट पूछा गया था, रेट लॉ निकालने कहा गया था, प्लस आपसे ये कह रहा था कि भाई रेट लॉ निकालने के साथ साथ तुम ऑर्डर भी निकालो, मतलब रेट ऑफ ऑर्डर होगा प्लस रेट कांस्टेंट भी निकालने कह रहा था। चलिए, उम्मीद करता हूं अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने दो प्रैक्टिस कराए हैं, अब आप कर ले जाओगे, ठीक। अब इस तरीके का क्वेश्चन कोई होगा तो मैं स्किप कर दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसी तरीके का, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है तो मुझे बताना पड़ेगा। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें मिसिंग्स हैं चीजें, अब चीजें गायब हैं, तो अब गायब वाली चीजें कैसे करेंगे भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान दो। अब जब चीजें गायब हों तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ए एंड बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो आर इक्वल टू क्या दिया है, के। फर्स्ट रिस्पेक्ट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड बी के रिस्पेक्ट में वो क्या है, 0। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टे टाइप का है, इसलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, ठीक। इसमें पहले से दिया है ऑर्डर सबका, अच्छी बात यह है कि इसमें ऑर्डर पहले से दिया है। अब क्या करें भाई, अब इसमें पहले सेकंड वाले पार्ट को फिल करना था भाई, सभी लोग ध्यान दो, सेकंड वाले पार्ट को फिल करना है, ये पता करना है। तो कौन सी बड़ी बात है, ये वाली कंडीशन उसमें रख दो। रेट जब कितना हो 4 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के लिख दिया हमने। चलो देखता हूं, ए का कंसंट्रेशन इसमें ना रखो, इसमें रखोगे तो अच्छा ये पूछा तो गया है सर, इसमें के दिया नहीं है। हाँ वही तो मुझे लग रहा है के दिया क्यों नहीं, के तो के बिना क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन में देख ले रहा हूँ कि क्वेश्चन में के है या नहीं है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ब्लैंक इन द फॉलोइंग, ये आ जाएगा रेट इक्वल टू के। नहीं दिया है तो क्या परेशान क्यों होना है, इसमें मुझे याद आ गया, याद ये आया है कि के निकाल लो, नहीं दिया है भाई। हाँ बिल्कुल, पहली क्वेश्चन को कंपेयर नहीं करो, रखनी पड़ेगी वैल्यू, रेट बराबर, हाँ पहली वैल्यू रख दो, रेट पहले वाले में देखो रेट दिया है, तो सॉल्व कर लेंगे सर, के 0.2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो आप देखो यहाँ पर पहले वाले में क्या है, पहले वाले में कंसंट्रेशन दे रखा है सबका, रेट भी दे रखा है, तो पहले वाले से के निकाल लो। तो स्टेप नंबर 1 कि पहले तुम के फाइंड कर लो। अब दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में रेट कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2
इक्वल टू के, ए की वैल्यू पूछी गई है और बी की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर के तो तुम निकाल ही चुके थे, के यहां रख देना, तो देखो ये निकल के आ जाएगा सेकंड वाला पार्ट। अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में फिर क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। तो अगले पार्ट में भी कौन सी समस्या कि भाई इसमें रेट पूछा गया है कब, जब ए का कंसंट्रेशन 0.4 हो, बी का कंसंट्रेशन 0.4 हो। के तो निकाल ही चुके थे, के उठा के यहां रख दो। चौथा पार्ट देखो, चौथे पार्ट में फिर से वही लिखो, रेट बराबर देखो कितना दिया है, इस फॉर्मूले में रखो, रेट बराबर कितना दिया है 2 × 10⁻² इक्वल टू के। ए फिर से पूछा गया है और बी कितना दिया है 0.2 की पावर 0, ये तो 1 हो जाता है सीधे। अब यहां पर भी के तो तुम पहले ही निकाल चुके, तो उठा के यहां रखो, तो ये निकल के आ जाएगा। मतलब बस तुम एक बार तुम्हें करना क्या है, के जब जहां जरूरत पड़ता है तो पहली कंडीशन रख के निकाल लो। पहली कंडीशन में जब तुमने रखा और सॉल्व किया तो के निकलेगा, और निकलेगा कितना, ये तो गायब हो गया, के बराबर देखो कितना निकलेगा, ये 0.1 नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये निकलेगा 2 × 10⁻⁻1, मतलब ये 0.2, के बराबर 0.2 निकला। उसके बेसिस पे आप आराम से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन एक बार करिए, आंसर आ जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन से अलग है, ऐसा नहीं है कि उसमें इक्वेशन बना के डिवाइड कर रहे हो। देखिए जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं एक बार और आप सॉल्व करके आंसर नहीं लाओगे अपने आप, देख देख के भी क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व किया करो। पहली टाइम में जरूर सॉल्यूशन देखा करो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहली बार में सॉल्यूशन जरूर देखा करो कि हाँ कैसे किया गया है, लेकिन फिर उसको एक बार अपने आप खुद ट्राई करो और ट्राई करके आंसर ले आओ। अगर तुमने एक बार ले लिया, क्वेश्चन सॉल्व करके कर लिया, तो मान के चलो कि 80% तुमसे फिर एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। बोर्ड में आते ही नहीं कठिन, तो परेशानी किस बात की। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो चलो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो कर ही ले जाओगे। इसमें टी हाफ पूछा गया है कब, जब रेट कांस्टेंट दिया है, तो आप सीधे रिलेशन लगाओ अलग अलग कंडीशन में। टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, सॉल्व वैल्यू रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। के पूछा गया है, वैल्यू रखो, के बराबर क्या आया 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब जबरदस्ती आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, इसको मिनट में कन्वर्ट, मतलब ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप जब अगर टी हाफ सेकंड इनवर्स में रखोगे तो रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स में आ जाएगी। अगर आप मिनट में रखोगे तो मिनट इनवर्स में आएगा, ईयर में रखोगे ईयर इनवर्स में आ जाएगा, बस इतना अंतर है। जैसे मैं ईयर में रख के दिखाता हूं, आपने रखा k इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 4, यहां पर क्या लिख दिया है ईयर इनवर्स। तो जब उसको पूरा सॉल्व किए तो जितना भी वैल्यू आया 0.1 और 2 फ्रॉम, अच्छा रेट कांस्टेंट दिया है, टी हाफ निकालना, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें ये सब जो दिए गए हैं रेट कांस्टेंट दिए हैं के, ठीक है। तो के टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब के रखते जाओ रिस्पेक्टिव में, जो भी के रखोगे उसके अकॉर्डिंग टी हाफ निकलेगा, मिनट में, सेकंड में या ईयर्स में निकलेगा टी हाफ। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सब अलग अलग, तीनों में यही फॉर्मूला लगेगा, तीनों में। पहले में रेट कांस्टेंट ये रखो तो टी हाफ आ जाएगा, अगले में रेट कांस्टेंट ये रखो तो टी हाफ आ जाएगा, सो ऑन। अगला क्वेश्चन देखो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं तब तक, ठीक, फिर लास्ट में अटेंडेंस ले लूंगा, देखूंगा कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है। SN1 SN2 का लेक्चर मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी घर पे भी मुझे बात करना ही आप लोगों के एक बार। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14.13 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14.14 देखो। 14.14 क्या है, कह रहा है कि हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डिके इज दिस। तो टी हाफ दिया गया है, टी हाफ कितना दिया गया है 5730 ईयर्स। ओके जी, टी हाफ इतना दिया गया है, अब क्या करें। कह रहा है कि आर्टिफिशियल कंटेनिंग वुड हैव 80% ऑफ द कार्बन 14 आइसोटोप्स। कह रहा है कि जब वो पेड़ पाया गया, कह रहा है कि माना कोई एक पेड़ है, ये पेड़ जो भी था, ये पेड़ डिके होने के बाद देखा गया कि इसके अंदर 80% जो है वो कार्बन 14 अभी पाया गया है। आप उसकी एज निकालिए, व्हाट विल बी द एज। तो आपको मालूम है कि रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं, तो आप फॉर्मूला लगा दो, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग
इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, सीधे ऐसे लगा दो। अब क्वेश्चन में टी हाफ शायद दिया हुआ है, टी हाफ कितना दिया गया है, टी हाफ दिया गया है 5730। इसको उठा के यहां मत रख देना, आप टी हाफ से पहले रेट कांस्टेंट निकालो। तो टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहां से के निकाल लो, टी हाफ दिया ही है 0.693 डिवाइडेड बाई 5730। ईयर्स में दिया है तो चाहो तो तुम ईयर्स में ही करो, फिर सब कुछ आंसर ईयर्स में आ जाएगा। अदरवाइज तुम चाहे तो सेकंड में कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट जिसमें लेके चलोगे टाइम उसी में निकलेगा। अगर ईयर में लेके चलोगे तो टाइम पूछा गया है तो एज पूछी गई तो ईयर में ही लेके चलो पूरा। के आ गया, के उठा के यहाँ रखो, के उठा के यहाँ रखा, टाइम पूछा गया है तो t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के तुमने निकाल ही चुके हो टी हाफ वाले रिलेशन से। इनिशियली कंसंट्रेशन उसका मान के चलो 100, फाइनली कितना है वो 80 बचा है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो लॉग सॉल्व करना धीरे धीरे मैं बता दूंगा। 1845 years। देख ले रहा हूँ, आंसर आ रहा है इसका 1845, हाँ ठीक है 1845 ईयर्स। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट इतना है, तो के बराबर कितना है 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम टी पूछा गया है टू टेक रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16। अगर किसी का कंसंट्रेशन इनिशियल आर नॉट मान ले तो फाइनली पूछ रहा है कि R/16 होने में कितना टाइम लगेगा, R0/16 होने में टाइम कितना लगेगा। हो तो गया क्वेश्चन। t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है R0, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है R0/16, R0 कट गया, पूरा सॉल्व किए तो 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा, तो 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 4, लॉग 2 की वैल्यू में बताया था उस दिन कि 0.3010। सॉल्व कर लिया तो टी निकल के आ जाएगा, के दे ही रखा है क्वेश्चन में, टी सेकंड में आएगा क्योंकि के तुम सेकंड में रख रहे हो, के सेकंड में रख रहे हो तो टाइम भी सेकंड में ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, स्टॉन्टेनियम में हाफ लाइफ दे रखा है इतना, तो टी हाफ कितना दे रखा है, टी हाफ दे रखा है 28.1 ईयर्स, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम है, 1 माइक्रोग्राम मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम है, माइक्रो का मतलब 10⁻�6 ग्राम। देखते हैं किसमें जरूरत पड़ेगी। एब्जॉर्ब बाय द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, जो भी है पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है, सब मतलब भी नहीं। कह रहा है हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर एंड 60 ईयर इफ इट इज नॉट मेटाबोलिकली, हाँ जो भी है ठीक है, वही है जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक शाबाश। तो जो लिखा है वही है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई न्यू बॉर्न बेबी जो है वो जो भी कैल्शियम उसके अंदर है वो उसके प्रोसेस के दौरान, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है उसके दौरान यूज ना हो, तब अगर हम ये कंडीशन मान के चलें तो वो खाली बस घुमा रहे हैं, खाली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। है कुछ नहीं, क्वेश्चन में बस यही पूछा गया 10 साल के बाद 2 क्वेश्चन है, 10 और 16, तो पहले 10 वाला सॉल्व कर लो कि कितना बचेगा, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। तो के इक्वल टू लिखो 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। चलो जी, अब यहाँ पर के जो है वो के कितना दिया गया है, के कहाँ है, के दिया है नहीं दिया तो के निकाल लो, नहीं दिया है। के इक्वल टू निकालेंगे पहले, हाँ 6.0 ऐसे निकाल लो, टी हाफ दिया ही है तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ दिया है 28.1 ईयर रख लो, ईयर में ही आ जाएगा। 28.1। हाँ तो अब यहाँ पर रख दिया तुमने, यहाँ पर रखा तो देखो अब तुम्हें क्या पूछा गया है कि हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर, तो पहले यहाँ 10 ईयर रख दो। 10 ईयर रखने के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो दिया ही है 1 माइक्रोग्राम, तो तुम माइक्रोग्राम ही रखो, तुम जबरदस्ती का सॉल्व करने की कोशिश मत करने लग जाना कि 10⁻⁻6 रखेंगे, आंसर माइक्रोग्राम में आएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो अब लेकिन अब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, करेंगे कैसे, देखो ऐसे आएगा log n0 अपॉन n, इधर की चीज पूरी सॉल्व हो जाएगी, जब पूरी सॉल्व करोगे इधर की चीज सॉल्व हो जाएगी तो बराबर समथिंग कुछ आएगा। तो यहां पर क्या निकालोगे, n0 अपॉन n इक्वल टू एंटी लॉग ले लोगे उसका, जो भी सॉल्व करोगे। एंटी लॉग लेने के बाद फाइनल पूछा गया है तो फाइनल कितना हो जाएगा, n0 डिवाइडेड बाई यही जो आया है इसको नीचे डिवाइड कर, ये पहली बार करना, दूसरी बार में बस 10 की जगह पर 60 रख देना है। तो करना तुमको है,
मैं क्वेश्चन कर करके कैलकुलेटर ला ला के कर भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे काम की चीज है वो ये अप्रोच समझना। मेरी कैलकुलेशन बता के करके मेरी प्रैक्टिस होगी ना, तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी, प्लस टाइम किल हो जाएगा कि बैठ के हम कैलकुलेटर लगा लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ये जो अप्रोच लगा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझो। सॉल्यूशन हर जगह मिल जाता है, मुझे बिल्कुल एनसीईआरटी मंडे को चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो वो आप लोगों को धमकी धमकी लगती होगी, लेकिन अब की इस बात तुमको पता चलेगा। तो मंडे या जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी मुझे मंडे तक आप भेज दीजिएगा, इसीलिए मैं आज इसको कंप्लीट भी कर दे रहा हूँ। मंडे को मुझे प्रॉपर भेज दीजिएगा कि भैया ये पूरी एनसीईआरटी देखिए है और उसके सॉल्यूशन है। आप कॉपी पेस्ट करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करोगे कुछ तो मेहनत करोगे, मतलब समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। कॉपी पेस्ट करने से कोई जो करेगा भाई कम से कम फॉर्मूला याद कर लेगा, मेहनत करोगे बर्बाद होगा, कोई बात नहीं। तो मुझे चाहिए बस होमवर्क, बस इतना पता है। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में आया है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि आपको शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में T99% जो होता है वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ T90% होता है। ये प्रूफ करना है, यू हैव टू जस्टिफाई दिस। कौन सी बड़ी बात है, अलग अलग कंडीशन लगा लो। टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला होता था 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये हो गया। अब T99% निकाल लो, T99% कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 99% डिकम्पोज होने में, कंप्लीट होने में, मतलब स्टार्टिंग में अगर 100 है तो फाइनली 1 होगा। 99 मत रख देना, क्योंकि 99% कंप्लीट होगा ना, तो 100 होगा शुरू में, तो लास्ट में 1 बचेगा। अब नीचे देखो फिर क्या करा है कि 90% कंप्लीट होने में, तो नीचे T90 लिख लो। T90% क्या लिखोगे, वही 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, और 90 मतलब शुरू में 100 था, तो 90 अगर खत्म हो जाएगा तो 10 बचेगा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो देखो ये वाला पोर्शन कट गया, क्या रखने की जरूरत ही नहीं है। तो T99% डिवाइडेड बाई T90% बराबर देखो क्या निकला, लॉग 100। लॉग 100 होता कितना है, ये होता है लॉग 10 टू द पावर 2, 2 आगे जाएगा, 2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मतलब 2 आएगा, तो ऊपर आएगा 2। नीचे देखो एक लॉग 10 बचा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो प्रूफ हो गया। T99% क्या है, 2 टाइम ऑफ T90%। तो देखने में केवल डरावना है, जबकि अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा लगता है, जल्दी आ जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो लोग न्यूमेरिकल में देना भी पसंद करते हैं इस क्वेश्चन को। कारण क्या है कि उनको फिर आप बाद में आंसर भी नहीं चेक करना है, उनको देखना है कि यार यहाँ बस ये प्रूव करना है, इनको सही तरीके से फॉर्मूला लगाए कि नहीं लगाए। तो टीचर भी ये चाहता है, देखिए ये सब चीजें सीखो कि जो क्वेश्चन क्रिएटिव टाइप का हो थोड़ा, और चेक करने में आसानी हो। आपको वो अप्रोच रखनी पड़ेगी, जो चेक करने में आसान होगा अधिकतर टीचर वो क्वेश्चन देता है, या जहां पर कोई फंसाने वाला क्वेश्चन हो। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ई की पावर माइनस ई अपन आर टी, 2-3 क्वेश्चन बताए थे, एक जिसमें मतलब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते जाए उसको ध्यान रखे। मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन मिस कर दिया हूं, केवल उन क्वेश्चन को रिमूव किया हूं जिनमें ग्राफ प्लॉट करने को आया है। ग्राफ प्लॉट करने वाले क्वेश्चन बोर्ड के लेवल के नहीं होते हैं, वो केवल कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए है। वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, उस पर वैल्यू निकालो, उस पर रखो, उस पर वैल्यू निकालो, 2 ग्राफ ड्रा करो, इस पे कितनी वैल्यू, इस पे इतनी वैल्यू, इस पे इतनी वैल्यू, लाइन खींच दो, फिर जो भी जैसी बन रही है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, इसलिए मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं लेके चल रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी हाफ निकालना है। अगर 40 मिनट लगते हैं तब 30% डिकम्पोज होने में, फॉर्मूला लगाओ। टी के निकाल लो पहले, के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर 2.303 कितना टाइम लगता है, 40 मिनट लगता है। तब 30% डिकम्पोज होने में, तो 100 शुरू में होगा, फाइनल बचेगा 70 इक्वल टू के। सॉल्व करो तो यहाँ से के निकलेगा, लेकिन के जो निकलेगा वो निकलेगा मिनट इनवर्स में। क्यों, क्योंकि मिनट में तुमने चीजें लिया है, ठीक। अब टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। वो के उठा के यहाँ पर रखोगे तो टी हाफ मिनट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब अगले क्वेश्चन में हिंट देखिए, क्वेश्चन तुम्ही को करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, मुझे बोलना ना पड़े। ये क्वेश्चन बताओ जरा कैसे करना है, इस चीज पर मैं बताया था क्वेश्चन कैसे करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब भी कोई गैस डिकम्पोज हो तो गैस डिकम्पोज होने में आप एक ही फॉर्मूला लगाते हो, क्या, के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस टी। बस
देखने में डरावना है, बाकी कुछ करना नहीं, क्योंकि ये भी हेक्सेन भी गैसियस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, दोनों का डिकम्पोजिशन पता नहीं क्या है, जो भी है हमें मालूम नहीं। तुम बस इतना काम करो, इसमें लैंग्वेज पढ़ के आराम से सोचना। इसमें बस देखो तुम जीरो के रिस्पेक्ट में रखो, जब टाइम जीरो था तो प्रेशर इतना था, तो ये पी हो जाएगा। इसे पीटी मानो जब टाइम कितना हो जाएगा, इतना पी, ये टाइम इतना हो जाएगा। तो मैं रख के बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर रखा के इक्वल टू 2.303, टाइम कितना ले लिया, टाइम तुमने ले लिया 360 ले लिया। तो इनिशियल प्रेशर कितना मानोगे, 35 मानोगे। इनिशियल प्रेशर कितना मानोगे, 35 मानोगे, और फाइनल प्रेशर कितना लेके चलोगे, 54। उस समय फाइनल प्रेशर 54 हो गया है, 54। सॉल्व करो, पहला रेट कांस्टेंट आ गया। दूसरी कंडीशन पे रेट कांस्टेंट चाहे निकाल लो तुम, 2.303 जब दिया है टेबल में तो करना ही पड़ेगा। अब टाइम तुम 720 ले लो, टाइम 720 ले लिया। 720 यहां से यहां है, देखो जीरो से मेजर कर रहे हो, तो इसलिए इनिशियल का काम कौन करेगा, इसमें इनिशियल का काम ये करेगा, फाइनल का काम ये करेगा। तो लॉग इनिशियल अभी भी वही रहेगा 35, 2 इंटू 35 माइनस का फाइनल कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ गया। फाइनल रेट कांस्टेंट करने के लिए इनका एवरेज निकाल लो, इनका एवरेज निकाल लो, उससे रेट कांस्टेंट एक रेट आ जाएगा। तो ये दो बार क्यों दिया है, दो बार बस देने के लिए इसलिए नोटंकी किए हैं क्योंकि वो एवरेज निकलवाना चाह रहे थे, बाकी कोई मतलब नहीं। आप सॉल्यूशन में जाओगे तो देखो एवरेज निकाल के ही क्वेश्चन दिया गया होगा कहीं कहीं पे, तो आपको फॉर्मुला अप्लाई करना है। इसमें जबरदस्ती फॉर्मुला ड्राइव करने के चक्कर ना पड़ना, नहीं और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सीधे फॉर्मुला अप्लाई करो, आंसर गेट करो, आंसर लाओ, एवरेज निकालो, आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 वही है। अब इसको तुम फ्रेमिंग करना तुम्हें आना चाहिए कि भैया k इक्वल टू 2.303 जानोगे कैसे भैया, ये क्वेश्चन है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी। कैसे जाना, क्योंकि गैस डिकम्पोज हो रही है। मैं 1000 बार बोला हूं, फर्स्ट ऑर्डर में जब भी कोई गैस डिकम्पोज हो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार यही क्वेश्चन लगनी है। बहुत मन करे तो फ्रेम करके ये क्वेश्चन दिखा दो कैसे आया है, ऐसे करके पी आई 00 पी आई माइनस एक्स एक्स, फिर यहाँ पर टोटल कर दो कि पी टी इक्वल टू टोटल सम कर दो पी आई प्लस एक्स, और फिर डायरेक्ट लिख दो फार्मूला। क्या मतलब, जरूरी मतलब थोड़ा दिखा दो कि हाँ ऐसा हम करके निकालें, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लग रहा है तुम्हें तो टैलेंटेड हो। 2-3 लाइन बस छिपाने के लिए दिखा दो, फिर उसके बाद अपना सॉल्व कर लो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कल सब लोगों के पेरेंट्स घर पे रहेंगे ना, तो तुम लोगों का जो नेटवर्क इशू है, जो बाकी प्रॉब्लम है, वो हम सब सही करवा देंगे बात करके, ठीक है। तो अरे ये कैसे, तुरंत नेटवर्क इशू सही होने लगता है। नहीं ठीक है, हम तब भी हम बात कर लेंगे, हम कहेंगे इनका नेटवर्क इशू बीच में आता जाता रहता है, मेरे बोलने से सही होता है। जिलानी साहब को भी अब थोड़ी थोड़ी नौटंकी आने लग गई है। तो मेरा कोई नेटवर्क इशू नहीं है, तो क्या कैमरा बंद कर देते हो, बस बंद करता है, सब बंद कर देते हैं, आप भी बंद कर देते हैं। हाँ, मतलब नेटवर्क बंद कर देते हो तो नाक वाक खोदने में आसानी रहती है, कान खजवाने में, ऐसे बाल वाल खजवाने में आसानी रहती है। ऐसे थोड़ा सब देख रहे होंगे, पता नहीं कौन देख ले, सभी देख लें जब हम उसमें अपने नाक ऐसे खजवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना। सही बात तो ये है, हकीकत तो यही है बेटा। चलो ठीक है, नहीं देखो अब यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी हो गया, फिर बंद, हाँ 2 pi माइनस पी टी हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, वैल्यू रख दो, 2.303 डिवाइडेड बाई टी टाइम 100 हो गया, लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5, इनिशियल प्रेशर देखो कितना है 0.5 माइनस टोटल प्रेशर कितना है 0.6, रख दिया, रेट कांस्टेंट आ गया। लेकिन देखो क्या उसने रेट कांस्टेंट पूछा है ना, उसने ये लैंग्वेज पूछी है, ये थोड़ा अलग कर दिया उसने, इस बात पे ध्यान देना। मैं ये क्वेश्चन जब कभी कभी एग्जाम में देता हूँ ना, तो बच्चे खाली इतना करके चले आते हैं, तो उनका पक्का 1 नंबर में काट लेता हूँ हमेशा, और मेरा बड़ी खुशी होती है, मुझे मालूम है कि नहीं करते हैं ये लोग, जानबूझ के छोड़ देते हैं। अब उसने रेट कांस्टेंट नहीं पूछा, तुम लोगों के मन में रहता था रेट कांस्टेंट पूछा होगा, लेकिन उसने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो जब टोटल प्रेशर इतना हो। अब ये तो पता है ना कि फर्स्ट ऑर्डर का है, तो एक्सप्रेशन तो खुद ही लिख सकते हो, R इक्वल टू के पी की पावर 1 प्रेशर की पावर 1, ये तो लिख ही सकते हो। तो रेट निकालो, तो रेट कांस्टेंट तो निकाल ही चुके, उठा के यहाँ रख दो, कब, जब प्रेशर कितना हो 0.65 atm, बस इतना खाली और करना था आगे। तो जैसे सॉल्व करोगे तो रेट आ जाएगा आपका मोल पर लीटर, सॉरी जो भी यूनिट होगी, मतलब एटीएम मिनट इनवर्स, जो भी निकाल रहे हो, सेकंड है ना तो सेकंड इनवर्स। ये एक्स्ट्रा इसमें एक स्टेप कर देना, इसको मत भूलना, ये दिमाग से ना निकल जाए कभी।
तो ये ध्यान रखना कि खाली रेट, कई बार रेट कांस्टेंट भी पूछा गया है। मैं देखा हूँ यही क्वेश्चन कई किताबों में रेफरेंस में केवल रेट कांस्टेंट पर रुक गए हैं और कई किताबों में ये लाइन लिख दिया है। एनसीईआरटी में तो बकायदा पूरी लाइन बोले हैं ये, जिससे वो थोड़ा जाने कि हाँ तुम कॉन्सेप्ट प्रॉपर लगाओ। चलिए 21 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। जब तक क्वेश्चन हो नहीं जाएंगे भेजूंगा नहीं, ठीक है, भले 8:30 हो जाए, इसलिए रुके रहिएगा। रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दिस। तो डिकम्पोजिशन है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो 2.1418 इंटू 10⁻⁻5। वैसे भी पता चल जाता है यहाँ से भी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि लीटर है नहीं, लीटर की पावर 0 है, 0 + 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट से पता चल जाता है। टाइम जो है, टाइम हम पगला गए, टेम्परेचर जो है देखो 546 केल्विन है, ठीक। कह रहा है कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA वो कितना है 179.9 किलोजूल पर मोल, व्हाट विल बी द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए की वैल्यू निकालो। तो कौन सी बड़ी बात है, K = A e⁻⁻ लगा दो। K की वैल्यू दे रखी है, उठा के यहाँ रखो, EA की वैल्यू दे रखी है, उठा के यहाँ रखो, ठीक। R की वैल्यू तुम्हें पता है, अच्छा R की वैल्यू ध्यान रखना, ये अगर किलोजूल में रख रहे हो तो R की वैल्यू किलोजूल में 8.314 नहीं होती है, इंटू 10⁻³ होती है, मतलब 1000 से डिवाइड होके होती है। तो आप R की वैल्यू ये रखोगे, टेम्परेचर दे ही रखा है, अब उसको सॉल्व करोगे तो A निकलेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इतना तो मैथ आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो मैं इसको बता चुका हूं। आप लॉग बेस E वाला लेना। सर ये बेस E वाला लॉग हमको क्यों दिलवा रहे हो, क्योंकि बेस E वाला लॉग लेने से आपको ये फायदा रहेगा, लॉग इधर A इंटू e⁻⁻⁸ ये टूट जाएगा बेस E वाला लॉग। ln लिख देता हूँ, सीधे ln लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं। अब ln A प्लस ln e⁻⁻⁸ आ गया, ठीक है जी। यहाँ आया ln K, अब ये आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो माइनस का e/RT आ गया। ln E की वैल्यू 1 होती है, log E विद बेस E 1 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा ln A और इधर कितना आ जाएगा ln K, ठीक है। अब आप इसको 2.303 में मल्टीप्लाई कर लो। अब तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.303 से डिवाइड कर दो सबको, तो सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लो, 2.303 log K 2.303 log A माइनस का EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। और चाहे तो ये ना भी करते तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनाए भी तो थे साहब, तुमने ये डायरेक्ट बनाया था, log बेस 10 K इक्वल टू log A माइनस का EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ये भी तो बीच का एक्सप्रेशन था, तो क्यों इतनी मेहनत करके बनाओ उसको दोबारा, तो ड्राइव करने लग गया ना भाई। डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हो, कौन सा तुमको 2 ही नंबर ज्यादा नंबर गल देता नहीं है, तो तुम डायरेक्टली यूज कर लो। अब डायरेक्टली यूज करने में K की वैल्यू यहाँ रखो, लॉग निकाल लो, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके रख लो, फिर जब सॉल्व करके रखोगे तो log A बराबर कुछ निकलेगा, तो वहां से A बराबर एंटी लॉग ले लेना कड़ाक से, जैसे एंटी लॉग ले लोगे तो तुरंत ये निकल के आ जाएगा। हम जबरदस्ती उसको बनाने लग गए थे, ठीक है, तो बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इसको देख लीजिए एक बार जल्दी से, जो भी समस्या हो जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो चलिए बच्चे वाले हैं, आप कर ले जाओगे, इसको बताने की जरूरत नहीं। K बराबर दे रखा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A, फाइनल कंसंट्रेशन पूछा गया है कितने टाइम के बाद, जब 100 सेकंड है, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, A0 कितना दे दिया गया 1, ठीक। तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, K = 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये T दिया गया है 100, K दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, फाइनल निकालो। अब देखो कैसे करोगे, पूरा निकलेगा log N/N इक्वल टू समथिंग, पूरा सॉल्व करके, फिर एंटी लॉग आ जाएगा N0/N इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट, ठीक। ये सब भी कैलकुलेटर से करो, बाकी मैं सिखा दूंगा किसी दिन। अब N0 यहाँ दिया हुआ है, N निकल के आ जाएगा फिर, ठीक। इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज जो है एसिड सॉल्यूशन के अंदर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर T½ दिया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, T½ दिया है। फ्रैक्शन ऑफ सैंपल निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल का मतलब N0/N, इतनी की वैल्यू, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। लेफ्ट आफ्टर 8R के बाद कितना बचेगा, तो K का फॉर्मूला लगाओ, K में ही फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन कहाँ आता है, फ्रैक्शन वाला टर्म कहाँ आता है, K वाले में टर्म में आता है। अब K निकालने के लिए T½ का यूज करो, तो T½ और K के बीच में रिलेशन लगा दो, 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो यहाँ पर जैसे रिलेशन लगाओगे तो देखो K निकल के आ जाएगा,
के टी हाफ की वैल्यू दी गई है, टी हाफ कितना दिया गया है 8 आवर्स दिया गया है, नहीं नहीं टी हाफ दिया गया है 3 आवर्स, 3 आवर्स दिया गया है तो के निकल के आ जाएगा, के उठा के यहाँ रखो, टाइम 8 घंटे के बाद पूछा गया है, सॉल्व करो, रेशियो निकाल लो, ठीक है। अब रेशियो कैसे निकलेगा, फिर से वही बार बार बताना ना पड़े, ये बराबर निकलेगा कुछ और बाद में एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बाद में क्या लेना पड़ेगा एंटी लॉग, बाकी चीज सॉल्व हो जाएगी, इतनी चीज सॉल्व हो जाएगी। सर ये आवर्स को चेंज करना पड़ेगा। हाँ क्या बता रहे हो, सर ये आवर्स को चेंज ना ना क्यों चेंज करना पड़ेगा, जब आर्ट्स में लेके चलोगे तो आंसर आर्ट्स में आ जाएगा। नहीं नहीं आर्ट्स में चेंज क्यों करोगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो निकलेगा वो भी आर्ट्स में ही निकलेगा, इधर भी आर्ट्स में ही रख रहे हो, तो आर को सेकंड में चेंज मत किया करो जबरदस्ती, वो अपने आप वो निकल के आ जाएगा एन नॉट अपॉन एन, ठीक है। तो लेंदी करोगे खाली क्वेश्चन, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें ईए पूछा है, मैंने बताया नहीं था कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें रिलेट करना पड़ता है, तो के बराबर क्या है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर किया तो देखो क्या निकला, माइनस का ई ए अपॉन आर टी इक्वल टू क्या निकला, माइनस का 28,000 के केल्विन होगा डिवाइडेड बाई टी, माइनस माइनस कट गया, पूछा गया ई ए, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दिया नहीं, टेम्परेचर तो कट ही जाएगा, टी कट ही जाएगा, और इक्वल टू 28,000, उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, देखो ई ए निकल के आ गया, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, तो वो भी आपका क्वेश्चन आराम से हो गया, उसमें कोई खाली डराने के लिए दिए थे, बस कंपेयर करना था, कंपेयर करके उसके बराबर लिखना था, और टी कट गया दोनों साइड से, आर उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, आर की वैल्यू आपको पता है, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 27, इसको भी देखो कंपेयर करना है, मैंने कहा कंपेयर वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो कंपेयर में करोगे तो लॉग के प्लस लॉग ए माइनस का ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, ये होता था, कंपेयर कर लो, तो यहां से फिर से वही रिलेशन आ जाएगा, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी बराबर कितना निकला, ये निकला 1.25 इंटू 10⁴ है शायद, जितना मुझको याद है, अपॉन टी, टी कट जाएगा, यहां से फिर से क्या निकल के जाएगा, ई ए निकल के जाएगा। अब कैलकुलेट ई ए था, ई ए तो निकल गया, एट व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ पीरियड विल इट्स हाफ पीरियड भी 256। अच्छा ये लैंग्वेज बड़ी है, इतनी लैंग्वेज तो नहीं पढ़ो, इसमें ये थोड़ा गेम की है, इसको लग रहा है तब पता चलेगा क्या करना है। अब बताओ, पहला पार्ट तो आसान से हो गया, पहले पार्ट में क्या बेटा क्या बता रहे हो, ना 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 ये तो निकल गया, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको ये समझाओ, कर तो हम लेंगे ही क्वेश्चन, तुमको खाली समझाओ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये पूछो, ये अच्छी चीज है ना, इस क्वेश्चन में कुछ अच्छी चीज पूछ रहा है इसलिए बता रहा, इसने थोड़ा सा दिमाग लगवाया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड भी 256, हाँ ये कर सकते हो ना कि हाफ पीरियड जब 256 हो, तो जब हाफ पीरियड 256 उसमें के कितना होगा, तो वो निकालो 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो मतलब जब जब के इतना होगा उस समय हाफ इतना होगा टी हाफ, तो तुम आप क्वेश्चन बदल लो, किस टेम्परेचर पे के इतना होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दिया तुमने, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या चेंज हो गई कि किस टेम्परेचर पे के इतना होगा, तो अब वही फॉर्मूला दोबारा लगा लो कि के इतना होगा, जितना बोला है, जितना निकाले हो तुम अभी, के कितना होगा लॉग ए वहां ऊपर से उठा लेना, देखो ये लॉग ए की वैल्यू, ठीक है, लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303, आर की वैल्यू पता रहती है, और किस टेम्परेचर पे निकालना है ये निकालना है, आर की वैल्यू पता रहती है, ई ए पता है तुम्हें, लॉग ए पता है तुम्हें, ये भी पता है, सॉल्व करो आंसर आ गया। मतलब इस लैंग्वेज में बदला क्या गया है कि किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ इतना होगा, जबकि उस हाफ लाइफ पे रेट कांस्टेंट कितना होगा ये निकाल लो, तो किस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना होगा, तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का तो रिलेशन ही तो है ही, देख ही रहे हो, किस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना होगा जितना निकालोगे वहां पे, अभी लॉग ए तो ऊपर दिया ही है, ये निकाल ही चुके हो, आर पता ही होता है, तो देखिए ये क्वेश्चन होते हैं आसान, लोग डरते हैं ये लॉग ये एक्सप्रेशन देख देख के, तो जबरदस्ती का अंदर का डर बैठ गए, डर तब तक है केवल आपके मन में जब तक तुम क्वेश्चन जिस दिन कर लोगे उस दिन कोई डर नहीं रहेगा। क्वेश्चन देखो मंडे को तो मैं एक एक की वो बनाऊंगा लिस्ट की, किसने भेजा किसने नहीं भेजा, तो क्वेश्चन तो करने ही करने आपको, तो संडे से क्वेश्चन करने बैठ जाना। डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट,
इस टेम्परेचर पे के इतना है, अब टेम्परेचर पे के इतना है तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लो। टेम्परेचर पे 283 है ना ये साथ, 283 केल्विन, तो उस पर K1 इतना है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी E इतना है। एट व्हाट टेम्परेचर वुड K इज दिस, किस टेम्परेचर पे K इतना होगा, तो E की जरूरत, हाँ लगा लो भाई, फॉर्मूला लगा लो, log K2 अपॉन K1 E डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, हो गया खत्म कहानी। क्वेश्चन में T1 दिया गया है 283 केल्विन, किस टेम्परेचर पे होगा ये पूछा गया है, T2 पूछा गया है। E की वैल्यू देखो दे रखी है किलो जूल में, जब ये किलो जूल में, फिर से मैं याद दिला दूं, अगर E किलो जूल में रख रहे हो तो R किलो जूल में रखना पड़ेगा। किलो जूल में कितना होता है, इतना होता है। और शुरू में T1 पे रेट कांस्टेंट कितना है, नीचे देखो दे रखा है, और रेट कांस्टेंट T2 पे कितना हो जाएगा, तो वो K2 ऊपर देखो बाद में दिया गया है। तो ये दोनों वैल्यू दे गई हैं, मतलब सीधा सीधा ये केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर T 10% कंप्लीट, 10% कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो इक्वल होता है T 25% कंप्लीट करने में। इफ द वैल्यू ऑफ एज 4 into 10⁻10, कैलकुलेट इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना दिया 318 केल्विन पे, तुम्हें K निकालना है और E निकालना है। चलो T 10% इक्वल टू T 25% है, तो उससे मुझे लगता है कि तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा, K निकालना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़ो। कह रहा है कि 10% कंप्लीट हो रहा है इतने में 298 केल्विन टेम्परेचर पे, कैलकुलेट रेट के निकालने के लिए ये कर सकते हैं K इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाई RT। कर तो सकते हो, लेकिन लंदी मुझे लग रहा हो जाएगा। एक काम करो, तो सुनो, दो टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, दो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना होगा, अगर ये पूछ रहा है तो क्यों ना हम फॉर्मूला वही लगाएं पुराना वाला, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये मुझे लगता है जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चेक कर लेता हूँ पहले। अब K2 K1 कैसे, चलो K2 K1 नहीं बताता हूँ। T 10% कैसे लिखोगे, T 10% बराबर दिस है, तो T 10% का मतलब होता है 2.303 डिवाइडेड बाई K1, 10% जब हुआ था, नहीं इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो K1 ही होगा, और 308 पे ये गलत है, 318 नहीं होगा, 308 ही होना चाहिए। चलो मैं देखता हूं, ये इसको मान लो, तुम माना T2 मान लो, तो इस पे रेट कांस्टेंट जो होगा वो K2 होगा, ये 308 ही होगा, 18 नहीं होगा, 308 पे ही निकालना है। तो यहाँ पे हाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना सर, के 10% दिया है, जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला तुमने ये लगा दिया। समस्या जानते हो क्या आ रही, E भी नहीं पता है और A भी नहीं सर, वो T 10% is equal to ln 100 upon 100 minus 10। वही तो कर ही नहीं जा रहा, वही करने जा रहा था, जैसे T 10% लिखने जा रहा था मैं, क्या लिखने जा रहा था 2.303 डिवाइडेड बाई K1 log 100, और अगर इनिशियल 100 है 10% डिकम्पोज होगा तो इतना बचेगा, इक्वल किसके है वो 2.303 डिवाइडेड बाई K2 log इनिशियल अगर 100 होगा तो फाइनल 25% डिकम्पोज होने पर 75 बचेगा। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो यहां से K2 अपन K1 निकाला जा सकता है, मेरा ये लग रहा था मुझे थोड़ा, यहां से K2 अपन K1 निकालो और K2 अपन K1 यहां रख दो। जैसे ही K2 अपन K1 यहां रखोगे तो दो टेम्परेचर की वैल्यू तो तुम्हें पता है, उससे तुम्हें तुरंत EA निकल के आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला काम EA निकालना है। तो मुझे यही लग रहा है कुछ ऐसे करना पड़ेगा, T 90%, T 10% और T 25% को, इनको पहले तुम फ्रेम कर लो, जैसे तुम इक्वेशन से बनाते हो ऐसे फ्रेम करके देखो, तुमने जैसे यहाँ फ्रेम करके लाया, ये T 10% है, T 10% है। हाँ बोलो। तो K1 K2 अलग अलग निकालेंगे तो इजी होगी कैलकुलेशन। K1 K2 अलग अलग निकालेंगे, चलो देखते हैं एक बार। K इक्वल टू हमने माना निकाला A की पावर माइनस C अपन RT, ये कहाँ बताया कैसे निकालोगे K1? सर नहीं,
A1 is equals to 2.303 upon T log 10 A0 upon A वाला फॉर्मूला। अरे महारानी, तो तुम दो बार निकालोगी काहे? क्या जरूरत है दो बार तुमको निकालने की? तुमको रखना तो K2/K1 ही है ना, रेशियो सीधे रखना तो वैल्यू यहाँ पे K2/K1 रेशियो ही है ना। और अलग अलग निकाल कैसे लोगे? टी 10% बराबर लिखोगे ना, टी 10% बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100/90 लिखा। अब ना के पता है ना टी 10% पता है, कैसे निकालोगी के? फिर टी के टर्म्स में आएगा ना, टी के, हाँ के करिए। नहीं, के टी 10% के टर्म में आएगा, टी के टर्म में नहीं आएगा, टी 10% के टर्म में आएगा और ये टी 25% के टर्म में आएगा, मतलब वो गड़बड़ा जाएगा। इससे अच्छा तुम क्या करो, इक्वल करके करो। इक्वल जब करके किया, टी 10% इधर और टी 25% इधर, ऐसा करने पे जब नीचे डिवाइड करने जाओगे तो K2/K1 का रेशियो आएगा, बाकी वैल्यू तो सॉल्व ही कर लोगे, लॉग लॉग के तो सॉल्व कर लोगे। और K2/K1 लाके यहाँ रखो, यहाँ रख के फिर आर की वैल्यू रख के ये निकालो, ये निकाल करके फिर नॉर्मल रिलेशन लगा के जो भी पूछा गया है वो निकालो। ठीक है, एक बार कर लेना, बुक का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम फंसेगा हम बताएंगे, ठीक, टेंशन नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना, सिंपल है क्वेश्चन, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज लगभग पूरी प्रैक्टिस करा दी है। 30 क्वेश्चन आपके जितने थे सारे प्रैक्टिस कराए हैं। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी करनी है बिना कोई प्रॉब्लम के। आप सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, थ्योरी है तो थ्योरी लिखोगे, जो भी है वो लिखोगे, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके अलावा कोई काम होने वाला ही नहीं। चलिए, इन टेक्स्ट मैंने करा दिए थे। अगर जो अच्छे बच्चे हो, जिनको लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चे बने रहें, तो वो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जाइए। थैंक यू। हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो दूसरी यूनिट है इकाई